हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। उम्मीद है आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपनी, और इसी प्रकार आपको तैयारी करते रहना है। पेपर आपका जल्दी ही हो जाएगा। और यूजीसी नेट के लिए जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, पेपर फर्स्ट यूनिट 8 का हमारा चल रहा है, जो कि हमने एमसीक्यू क्लासेस ली हैं। इससे पहले हम कई क्लासेस ले चुके हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में देख लेना। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। तो प्लीज़ उससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, प्लीज़ सपोर्ट करना। सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकंड का समय जाता है और वीडियो बनाने में कम से कम 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ताकि और भी अच्छा कंटेंट आपको इससे आगे मिल सके। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कैसे किया जा सकता है। जो इंटरनेट बैंकिंग आजकल होती है, तो उसका उपयोग किस प्रकार हम कर सकते हैं। क्या इंटरनेट की सुविधा वाले केवल मोबाइल से कर सकते हैं, या केवल लैपटॉप से या कंप्यूटर से। तो हम किन चीज़ों से कर सकते हैं। तो आप जानते हैं, अगर हमारे पास इंटरनेट की सुविधा है, तो हमारे पास चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो या कंप्यूटर, तीनों एक ही काम करते हैं। सबका एक ही प्रकार का काम होता है, सारे के सारे कंप्यूटर ही तो हैं, बस उनके साइजेस और थोड़े बहुत फीचर्स अलग हैं, बाकी एक ही चीज़ होती हैं। तो ये सभी इसमें क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। हम सबके द्वारा, मोबाइल हो, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, सभी से इंटरनेट बैंकिंग का काम कर सकते हैं। कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु यूएसबी का यहाँ पर फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है। क्या यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनाइटेड सीरियल बस। देखो यहाँ पर दोनों की दोनों सीरियल बस दे रखी हैं, अल्ट्रा सिक्योरिटी ब्लॉक। ठीक है, तो यूएसबी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका जो सेकंड आंसर है वो यहाँ पे हमारा राइट है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ये इसकी क्या है, यूएसबी की फुल फॉर्म है। जो फुल फॉर्म आपको दे रखी हैं सिलेबस में, उनको बहुत अच्छे से याद कर लेना। इस यूनिट में यहाँ से क्वेश्चन 100% 2-3 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, बाकी 1-2 तो पूछे ही जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का भाग नहीं है। तो इसमें से इम्पैक्ट प्रिंटर के भाग कौन कौन से हैं, उनको आप अच्छे से देख लो। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या ड्रम प्रिंटर। तो कौन से इसमें से इम्पैक्ट प्रिंटर हैं और कौन सा नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये है लेजर प्रिंटर। कौन सा है, लेजर प्रिंटर जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर का भाग नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर ये इम्पैक्ट प्रिंटर के भाग हैं, बल्कि जो लेजर प्रिंटर है ये इम्पैक्ट प्रिंटर का भाग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हम चलते हैं आगे। कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजे गए अयाचित इस ईमेल को क्या कहा जाता है। अयाचित, याचित का मतलब होता है जहाँ पर ज़रूरत हो, है ना, जहाँ पर क्या हो, ज़रूरत हो, इच्छा हो। लेकिन कई अयाचित जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, और हमारे फ़ोन में आप जानते हो बहुत सारे ईमेल और फ़ोन कॉल भी आते रहते हैं, तो वो किस प्रकार के ईमेल उनको कहा जाएगा। क्या वर्म कहा जाएगा, थ्रेट, स्पैम या वायरस। आपने देखा होगा आजकल सस्पेक्टेड ऐसे लिखा होता है, सस्पेक्टेड स्पैम कॉल, स्पैम कॉल, इस तरह से जो लिखा रहता है वो क्या होते हैं, अयाचित ईमेल होते हैं। ईमेल में भी आते हैं ऐसे, और फ़ोन कॉल भी आते हैं, वो होते हैं स्पैम। उनको क्या कहा जाता है, स्पैम बोला जाता है। सीडी रोम में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। सीडी रोम में अगर हम किसी फाइल को कॉपी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्या बर्निंग, डिजिटाइजिंग, रिपिंग या जिपिंग। तो उसको क्या बोलते हैं, कॉपी करने की प्रक्रिया को बोलते हैं बर्निंग। क्या बोला जाता है, बर्निंग बोला जाता है। बर्निंग इज द करेक्ट आंसर। सीडी रोम में अगर हम फाइल को कॉपी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बर्निंग। निम्नलिखित में से कौन हमें एक ही पत्र को एमएस वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है। एक ही पत्र को एमएस वर्ड में हमें
एक ही लेटर है, एक ही कोई मैसेज है और हमें कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को भेजना है वो, है ना। तो हम एक एक करके अगर भेजेंगे तो हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, होगा कि नहीं होगा। और एक ही पत्र को अगर हमें MS वर्ड में अलग अलग लोगों को उसे भेजना है, अलग अलग ग्रुप में भेजना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेल जॉइन या मेल इंसर्ट या मेल कॉपी या मेल मर्ज। तो मर्ज का मतलब आप समझते ही हैं, मर्ज क्या होता है। हमें कॉपी इंसर्ट जॉइन कुछ नहीं करना, हमें मेल मर्ज पे जाना होगा। मर्ज जब करते हैं ना, तो मर्ज का मतलब होता है एक से कई लोगों को या फिर एक से कई चीज़ों को एक इकट्ठा करना, मर्ज का यही मतलब होता है। और MS वर्ड में ये सुविधा पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से, कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार यहाँ पर दिए हुए हैं, उच्चतम से न्यूनतम गति को सूचीबद्ध करता है। सबसे ज़्यादा हाई पावर किसकी है और सबसे कम पावर किसकी है, गति इसमें दे रखी है। तो मूवमेंट के आधार पर कौन सी सबसे ज़्यादा, सबसे पहले आपको क्या देखना है, उच्चतम मेमोरी को देखना है। क्या सेकेंडरी स्टोरेज सबसे ज़्यादा है, क्या CPU रजिस्टर्स, CPU रजिस्टर इसमें भी दे रखा है, क्या कैश मेमोरी है ना। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो हाई पावर होती है वो किसकी होती है, तो ये होती है CPU रजिस्टर्स की। लेकिन CPU रजिस्टर्स दोनों में दे रखे हैं। इससे अगला है, दोनों देखेंगे तो ये कैश मेमोरी है, ये भी दोनों में दे रखी है। अब हमें सेकेंडरी स्टोरेज और मेन मेमोरी में देखना है। तो जो मेन मेमोरी होती है ये सेकेंडरी स्टोरेज से हाई होती है, क्या होती है, हाई होती है। तो इसका मतलब जो सेकंड स्टोरेज है उसकी न्यूनतम क्षमता होती है, क्या होती है, न्यूनतम क्षमता होती है। तो इसीलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। CPU रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी और फिर आता है सेकेंडरी स्टोरेज। ये उच्चतम से न्यूनतम की तरफ चलता है। अगर न्यूनतम से उच्चतम की तरफ पूछा होता तो हमारा आंसर क्या होता, ये फर्स्ट वाला हो जाता है ना, फर्स्ट वाला, बट अब नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसमें से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है, क्या MS वर्ड, विंडोज, मोजिला फायरफॉक्स या एक्रोबेट रीडर। तो इसमें से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है, ये है हमारा, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, तो एक्रोबेट रीडर। एक्रोबेट रीडर जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। प्रथम वेब ब्राउज़र कौन सा है, यहाँ पर देखिए प्रथम वेब ब्राउज़र कौन सा है, क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर है या वर्ल्ड वाइड वेब, नेट एस्केप या फायरफॉक्स। तो इसमें से प्रथम, फर्स्ट वेब ब्राउज़र को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये हमारा वर्ल्ड वाइड वेब कौन सा है, वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि WWW जिसकी क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है। शॉर्ट फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, वैसे बहुत इजी है, आजकल तो बहुत थोड़ी सी टफ पूछी जाती हैं लेकिन फिर भी क्या है, आपको पता तो होनी चाहिए। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, प्रथम वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास किसके द्वारा किए गए थे, तो इंटरनेट आधारित जो संचार है उसके आरंभिक प्रयास किसके द्वारा किए गए, क्या व्यावसायिक संचार के लिए, क्या सैन्य उद्देश्य के लिए, क्या पारस्परिक अंतरक्रिया के लिए या फिर राजनीतिक अभियान के लिए, किसके द्वारा इसके ये शुरू किए गए थे, तो ये किए गए थे सैन्य उद्देश्य के लिए। किसके लिए, किसके द्वारा शुरू किए गए थे, सैन्य उद्देश्य। ठीक है। और इंटरनेट आधारित जो संचार है ये सैन्य उद्देश्य के लिए शुरू किए गए थे। A to F, ए से F तक के जो चिन्ह होते हैं आपने देखा होगा कंप्यूटर में, कीबोर्ड में होते हैं ना, A से F तक के, तो इनमें से किस में इनका प्रयोग किया जाता है, क्या ये द्विआधारी अंक प्रणाली इनको कहा जाता है, षड दशमलव अंक प्रणाली, दशमलव अंक प्रणाली या फिर अष्टभुजा अंक प्रणाली। तो इनको क्या कहा जाता है, षड दशमलव अंक प्रणाली इनको कहा जाता है, षड दशमलव अंक प्रणाली। A to F जो कि चिन्ह होते हैं ये षड दशमलव अंक प्रणाली चिन्ह माने जाते हैं, इसमें इनका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बाकी तीन के समान नहीं है, यानी कि और पूछा है इनमें से जो कि तीन है वो क्या करते हैं, एक जैसा जिनका वर्क है, और तीसरा जो है वो बिल्कुल अलग है। तो MAC एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस या IP एड्रेस। तो इनमें से तीन के समान नहीं है, चौथा है जो अलग है वो कौन सा है, IP एड्रेस है। कौन सा है, IP
एड्रेस। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्यवार मशीनी भाषा में अनुदित करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम कौन सा है जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्यवार मशीनी भाषा में अनुदित करता है? क्या कंपाइलर है? बिल्कुल नहीं है। सिमुलेटर है? नहीं है। ट्रांसलेटर या फिर इंटरप्रेटर? बिल्कुल इंटरप्रेटर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है इंटरप्रेटर जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्यवार मशीनी भाषा में क्या करता है? अनुदित करता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पद का प्रथम प्रयोग मैनुअल कास्टेल ने किया था? इसमें से किस चीज़ का प्रयोग है जो मैनुअल कास्टेल ने सबसे पहले जिसका क्या किया था? प्रयोग किया था। क्या इंटरनेट सोसाइटी, इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी, नेटवर्क सोसाइटी या फिर टेलीमेटिक सोसाइटी है? बिल्कुल नहीं। ये कौन सा है इसका? नेटवर्क जो सोसाइटी है। नेटवर्क सोसाइटी का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? मैनुअल कास्टेल के द्वारा किया गया था। वर्चुअल रियलिटी उपलब्ध कराती है। वर्चुअल रियलिटी उपलब्ध कराती है। क्या कराती है? सुस्पष्ट चित्र, व्यक्तिगत श्रवण, सहभागी अनुभव या नई फिल्म का पूर्व पर्यावलोकन। तो ये क्या करती है? वर्चुअल रियलिटी जो होती है ये कराती है सहभागी अनुभव। क्या उपलब्ध कराती है? सहभागी अनुभव। आप जानते हैं वर्चुअल मीटिंग होना, वर्चुअल सारे वर्क हो रहे हैं ऑनलाइन, है ना। ऑनलाइन जैसे कॉन्फ्रेंस वगैरह करके हम करते हैं तो ये होता है वर्चुअल, है ना। वर्चुअल आधारशिला रखी जैसे बोलते हैं ना, पीएम मोदी ने वर्चुअल आधारशिला रखी उसकी, है ना। तो ये क्या होता है? मतलब ऑनलाइन ही उसको सारे वर्क हो जाते हैं कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो इस सहभागी अनुभव को क्या करता है? उपलब्ध कराता है। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो निम्नलिखित परिवर्तन करता है। तो कंपाइलर क्या क्या करता है? कंपाइलर का वर्क क्या होता है? क्या कैरेक्टर से बिट्स में चेंज करता है? उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा, मशीनी भाषा से उच्च स्तरीय भाषा, या वर्ड से बिट्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड, उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में क्या करती है? ये ट्रांसलेट करने का काम है किसका? कंपाइलर का। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में क्या करता है? ट्रांसलेट करने का काम करता है। डिजिटल सशक्तिकरण का आशय क्या होता है? देखो, अभी तक अगर प्लीज़ जो भी बच्चे यहाँ पर क्लासेस देखते हैं, अगर उनको अच्छी लगती हैं क्लासेस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, प्लीज़ शेयर किया करें, क्योंकि अगर आप लोग ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर औरों का तो इसमें कोई रोल होता ही नहीं है ना। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, अगर उसमें ऑडियंस को चीज़ पसंद आती है तभी उसका बनाने का कोई मकसद होता है। और मैं इतना मेहनत मतलब कर रही हूँ यहाँ पे, एक एक वीडियो को, एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के आपके लिए लेके आती हूँ। आपने कहा एमसीक्यू चाहिए, एमसीक्यू, अदरवाइज़ मैं तो थ्योरी ही पढ़ाने वाली थी। लेकिन अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें। अगर आपको कमेंट में कोई भी सजेशन देना है, कोई भी आप चीज़ अलग से चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं, ज़रूर मान्य होगा। और दूसरी बात, जो भी यूजीसी नेट के बच्चे हिंदी से एग्ज़ाम देने वाले हैं तो हिंदी का मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी क्लासेस ले रखी हैं, वो प्लेलिस्ट में आप चैनल पर एक बार विजिट करके ज़रूर देख लेना, आपके लिए बहुत ही काम के होंगे। और जो काम किए आप उन्हीं को देखिए। इसके अलावा बाकी जीके का और बहुत जल्दी ही मैं क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ, जो जीके के सामान्य ज्ञान जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा बस सपोर्ट कर दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। बाकी इतनी मेहनत कोई भी करता है तो उसको क्या है कि एक लाइक तो बनता ही है, तो वो तो आप कर ही सकते हैं। और सब्सक्राइब करके प्लीज़ अनसब्सक्राइब तो कम से कम ना करें, है ना, ऐसा ना करें, अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा मोटिवेशन देने की आप क्या करें, कृपा करें, थोड़ी सी मेहरबानी आप भी कर दें। तो चलते हैं आगे। डिजिटल सशक्तिकरण का आशय क्या है? डिजिटल सशक्तिकरण, डिजिटल तो आप जानते हैं आजकल डिजिटल ऐसा वर्ड हो गया है, बिल्कुल एकदम कॉमन सा, सब लोग जान गए हैं। तो इसका आशय क्या है? क्या सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता, सभी डिजिटल स्रोतों तक सार्वभौमिक पहुंच, सहभागी शासन के लिए सहभागी डिजिटल प्लेटफॉर्म, या क्लाउड के माध्यम से सभी व्यक्तियों की संभावित पात्रता। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्या है इसमें से चार में से कोई एक सही है या सारे के सारे ही सही हैं? तो बिल्कुल इसके जो आंसर हैं वो ए बी सी डी, ये सारे के सारे ही बिल्कुल क्या हैं? करेक्ट हैं।
ये सारे के सारे डिजिटल सशक्तिकरण की क्या है, मतलब अर्थ है, इसकी परिभाषाएं हैं। ठीक है, सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता भी होनी चाहिए, होती है, सभी डिजिटल स्रोतों तक सार्वभौमिक पहुंच होती है, सहभागी शासन के लिए सहभागी डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्लाउड के माध्यम से सभी व्यक्तियों की संभावित पात्रता, ये सारे के सारे इसमें क्या है, सही है। नेट पर वाणिज्यिक संदेशों को क्या कहा जाता है, नेट पर जो वाणिज्यिक संदेश आते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्या नेट एड्स, वेब मर्सियल, इंटरनेट कमर्शियल या फिर वायरल एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, वेब मर्सियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेब मर्सियल। नेट पर जो वाणिज्यिक संदेश होते हैं उनको वेब मर्सियल बोला जाता है। बस आप एक जो इसका करेक्ट आंसर होता है उसी पे अपना पूरा फोकस करें। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो ये तो देख के ही आपको पता लग जाएगा, थोड़ा सा इजी है, लेकिन कई बार होता है ना इजी को भी हम नहीं कर पाते, है ना, इतना कन्फ्यूजन और इतना प्रेशर होता है पेपरों में कि उसको भी हम गलत करके आ जाते हैं, फिर ये सोचते हैं कि इतना इजी तो आ ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, इजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, टफ भी आते हैं, सब तरह के क्वेश्चन आते हैं, सभी तरह के आपको आने भी चाहिए। तो मैंने जो भी MCQ बेस्ड जो क्लासेस ली हैं उनमें सब तरह के क्वेश्चन रखे हैं, ईजी भी हैं, मॉडरेट भी हैं, अगर आपने नहीं देखे तो देख लेना, पीछे से प्लेलिस्ट बनी हुई है इन सब की। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, क्या पास्कल, जावा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसको देख के ही पता चल रहा है, और C++। ठीक है, तो कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो ये नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है ना, ये क्या नहीं है, ये प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली, टैली आप सभी जानते हैं जो कि अकाउंटिंग में यूज किया जाता है, वो किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो क्या HCL, इन्फोसिस, विप्रो या फिर TCS, बिल्कुल TCS के द्वारा इसको क्या किया गया था, विकसित किया गया था, ये बिल्कुल इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, TCS के द्वारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली। ठीक है, टैली को क्या किया गया था, विकसित किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। तो बस आज हमारे यहीं पर ये 20 क्वेश्चन हैं जो हमने यहाँ पर देखे हैं, बल्कि आज नंबर नहीं डाले मैंने क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, तो प्लीज़ अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो टाइम और भी ज़्यादा लगाएंगे हम आपके लिए, अगर नहीं करेंगे तो फिर देखो कम ही लगाएंगे, है ना, इतना टाइम मिलता नहीं, फिर और भी कुछ करना पड़ता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, बस इतना सा आप कर देना कृपा, धन्यवाद। आज जो सूचना संप्रेषण यूनिट 8 की जो ये वीडियोस हैं, मैंने 3-4 वीडियोस में कराया है आपको MCQ, तो ये मुझे लगता है सफिशियंट है, मैंने सारे इसमें टॉपिक करा दिए हैं। बाकी हम कल जो यूनिट 9 है उस पर बात करेंगे, और अच्छे से अच्छे में आप बता देना मुझे MCQ फॉर्म में पढ़ना है या फिर उसमें पढ़ना है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपको चाहिए, तो जैसे आप कहेंगे वैसे ही करा देंगे, बाकी नहीं तो मैं MCQ ही लेके आऊँगी। तो चलते हैं, प्लीज़ आप अच्छे से